आज हम देखेंगे कूलॉम लॉ के बारे में। कूलॉम लॉ, जैसा कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि कूलॉम ने इसको दिया था, ये फ्रांसिस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसके बीच उसका एक फॉर्मूला, उनके बीच आपस में एक संबंध को, रिलेशन को उन्होंने दिखाया था एक फॉर्मूले की मदद से, जिसे कूलॉम्स फॉर्मूला या कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि दो चार्ज यानी Q1 और Q2, तो दो चार्ज हैं, उन दोनों चार्जों के बीच में एक फोर्स काम करता है जो उन दोनों चार्जों को नजदीक लाने का काम करता है, जिस फोर्स की वजह से दोनों चार्ज आपस में नजदीक में रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है कि जब इनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए, यानी दोनों चार्ज को और एक दूसरे से दूर ले जाया जाएगा, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो उसने जब ये इस चीज को उसने पाया तो उसने फॉर्मूले के फॉर्म में इसको डिनोट कर दिया कि दोनों चार्ज एक दूसरे के जितना नजदीक रहेंगे तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी, यानी फोर्स की वैल्यू ज्यादा है मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे के नजदीक है। और अगर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जो ये फोर्स जो कहलाता है इसे कूलॉम लॉ, कूलॉम फॉर्मूला भी कहते हैं। तो F मतलब क्या हो गया, हिंदी में से फोर्स या हिंदी में से बल कहते हैं। यह एक कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, दो टाइप की राशियां होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में कहते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। तो फोर्स जो होता है ये क्या कहलाता है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एग्जांपल मत पूछ देना, नहीं तो बता दूंगा कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों ने पढ़ लिया है। और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसमें इसकी डायरेक्शन है ना, या तो ये फोर्स लग रहा है तो या तो Q1 से Q2 की तरफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल, या तो ये इसकी तरफ में लगाएगा या फिर Q2 इसकी तरफ में लगाएगा, ठीक है। तो यानी इस पे दोनों Q1 की वजह से भी फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से भी फोर्स लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फोर्स होता है रिपल्सन का, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, ऐसा दो सेम चार्ज है ना, यानी सजाती जिनमें सेम चार्जेस है, तो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव नेगेटिव, तो दो सेम के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा फोर्स कहलाएगा, रिपल्सन का फोर्स रहेगा, क्योंकि जो दोनों को दूर फेंकेगा। और दो अपोजिट चार्जेस यानी प्लस और एक माइनस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, जो दोनों को नजदीक लाने का काम करेगा। और हर चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। जैसे हमने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन से क्या जनरेट हुआ, चार्ज, और हर चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तब तो वो उस पूरी सरफेस पे, सब्सटेंस के सरफेस पे या पार्टिकल की सरफेस पे चारों तरफ जो है फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो हर चार्ज पार्टिकल पे चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैसे रहती है, पहला दूसरे की तरफ लगाएगा, दूसरा पहले की तरफ लगाएगा, और लास्ट में टोटल फोर्स जो रहता है उसकी वैल्यू सेम आ जाती है, F बराबर F1 प्लस F2 हो जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है। उसने जो बताया कि जब दोनों चार्जेस की आपस में नजदीक रहेंगे तो फोर्स की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब उसको क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये R स्क्वायर क्यों होता है, कई बार लोगों को रहता है कि याद नहीं रहता कि अपॉन में R था कि R स्क्वायर, ऐसे याद रखो ना, याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। दो चार्ज है ना, हर चार्ज का अपना डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये डिस्टेंस तय करेगा ना, या फिर ये यहां से इधर आएगा तो ये भी डिस्टेंस तय करेगा। दोनों ही तो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, तो दोनों का अपना एक डिस्टेंस है, तो दो डिस्टेंस होगा इसलिए R स्क्वायर हो गया, दो चार्ज हो गए इसलिए Q1 और Q2 हो गया। अच्छा, दोनों के बीच नजदीक रहेंगे तो फोर्स ज्यादा रहेगा, और दो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए फॉर्मूला भी बन जाता है। कोई रटने वाली चीज नहीं है, अपने आप समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको बता दिया। अच्छा, ये जो चार्ज है यहाँ पे समझाने के लिए फिजिक्स में इसको पॉइंट चार्ज के रूप में लिया गया है, ये आपको छोटा सा बता दो, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, ऐसे चार्ज जिनका साइज तो क्या होता है, कम होता है, किसकी तुलना में, जो उनके बीच का सेपरेशन के लिए जो डिस्टेंस होता है ना, उनको सेपरेट करने के लिए जो बीच का डिस्टेंस है, इसकी तुलना में अगर चार्ज का साइज कम है तो उसको पॉइंट चार्ज कह दिया जाता है। बहुत छोटी सी इकाई होती है, ठीक है। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाए, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या हुआ,
कि जो गुलाम थे उनको ये लगा कि यार अब तो मैंने इसको एक रस्सी में बांध के रख दिया है, अब ये रस्सी को जब तक खोलूंगा नहीं तो कोई इस फोर्स को यूज कैसे कर पाएगा फिजिक्स में। तो उन्होंने क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया कि यार ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक मेरा कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट क्या है, इस कांस्टेंट की उन्होंने वैल्यू बताई कि ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। अच्छा, जो भी हर फॉर्मूले में फिजिक्स में आपको याद रखना, फिजिक्स और मैथ में साथ में उसके जो है उनके साइन भी आते हैं। तो ये कैसे आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कई बार लोगों को यही याद नहीं रहता कि कैसे होगा, तो ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, बताऊंगा आपको कहाँ से आया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये नियतांक उन्होंने कहाँ से उठाया, उन्होंने बोला कि कोई भी माध्यम या एयर है, वाटर है, ठीक है, कहीं पर भी, तो कोई भी माध्यम है कहीं पे भी जहां चार्ज पार्टिकल है उस जगह पे मेरा ये कांस्टेंट अपने आप आ जाएगा। उन्होंने ये बता दिया। अब बात आया कि ये k कहाँ से आया, तो k का एक फॉर्मूला उन्होंने बताया कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो जो होता है ये क्या होता है, इसे हिंदी में परावैद्युतांक भी कहते हैं। स्पेस में फ्री वैकेंट स्पेस है, जैसे चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल चारों तरफ अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, तो खाली जगह पे वैक्यूम में जो उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया तो वो काउंट नहीं हुआ ना। ये नियतांक कहाँ से आया, जो उसके आसपास का था एरिया उसकी तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, पर उसके अलावा भी तो खाली स्पेस में भी उसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया था, तो उसको उन्होंने पकड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं यार वो भी काम की चीज है, तो उसको उन्होंने कैलकुलेशन में लिया और बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो जो है खाली स्पेस का जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है या 3.14। इस पूरे को कैलकुलेट करने पे के की वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। अब समझिए ये कहाँ से आया, इसकी जो मात्रा है ये कहाँ से आई। के को आप यहाँ छोड़िए, मैथ थोड़ा बड़ा आप लोगों को सबको याद होगा अच्छे से, के को यहीं पे छोड़िए, आप इस पूरे फॉर्मूले को क्या करिए, फिर से देखिए, जैसे ही अपन के को छोड़ेंगे तो ये अपॉन वाली चीज यहाँ क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। इसको ऐसे देखिए, एफ के नीचे एक लगा दीजिए, ठीक है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा तिर्यक गुणनफल पढ़ा है ना, तो क्या होगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया, और ये इधर। तो अभी के को छोड़ेंगे यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये अपने आप इसके साथ एक के साथ में किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो Q1 Q2 बराबर हो गया के, ठीक है। फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स की यूनिट क्या है आपको, ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट। सबकी एसआई यूनिट ही लेके चले, जब कुछ ना कहा जाए तो हमेशा एसआई यूनिट ही लेके चला जाता है, एग्जाम में भी हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। फिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर आ गया। फिर ये क्या है, अपॉन, ये अपॉन आ गया। फिर ये चार्ज है, दो चार्ज है, तो एक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, तो दो चार्ज तो कूलम का स्क्वायर। यहां से ये आ गया, रटने वाला कुछ भी नहीं है, हर चीज लॉजिक में है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब क्या होता है, ये चार्ज जैसा मैंने आपको बताया कि Q1 Q2 की तरफ भी एक अट्रैक्शन लगाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, Q12, एक से दो की तरफ, दो एक की तरफ भी अपना अट्रैक्शन लगाएगा तो वो क्या कहलाएगा, 21। तो जब एक से दो की तरफ में Q12 हुआ तो एक से दो की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, F12। दो से एक की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, F21। तो ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस भी देखेंगे तो एक से दो की तरफ बढ़ने पर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, R12, दो से एक की तरफ बढ़ने पे R21। ऐसे कई सारे चार्जेस रहते हैं, हम लोग आप लोग को बताया हुआ है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। तो ऐसे बहुत सारे चार्ज चारों तरफ, हर कोई एक दूसरे पर क्या करता है, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाता रहता है, एक दूसरे से खींचने की कोशिश करता है। एक से दो, दो से एक, तीन से चार, चार से तीन, या तीन से एक, एक से तीन, ऐसा। तो चारों तरफ एक क्या पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है पूरे वैक्यूम में, या उस पूरे सब्सटेंस या पार्टिकल के चार सरफेस पे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी मात्रा में ये जो इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा होती है तो कितनी बड़ी मात्रा में एरिया कवर करता है। तो ये आपका हो गया। अब क्या होता है, जब भी फोर्स आता है ये इस इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है,
जो चार्ज है, हर चार्ज अपनी तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। चार्ज की मात्रा जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। चार्ज की मात्रा ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा रहेगा उसका। तो और F जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, तो इसका मतलब क्या होगा, F इक्वल टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यानी अगर हम किसी ऐसे चार्ज के लिए बात करें जिसकी वैल्यू 1 है, तो अगर मैं Q को 1 कर दूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, E के। यानी लगने चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसके द्वारा उत्पन्न किया गया, उसके द्वारा पैदा किया गया, उसके द्वारा जनरेट किया गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इक्वल होता है। उसकी परिमाण, उसकी मैग्नीट्यूड जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड उस पर लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाती है। ये आपको बता दें, F बराबर Q इंटू E। ये भी एग्जाम में आता है, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, आगे हम देखेंगे। और इस पे भी आता है, ये फिजिक्स की दुनिया का बहुत पावरफुल फार्मूला है। कुछ फार्मूले जो बहुत पावरफुल होते हैं उनमें से एक हो गया आपका ग्रेविटी का फार्मूला, कूलम लॉ का फार्मूला। ये कहाँ से आया, अच्छा इन्होंने क्या किया था, दो चार्ज बॉल लिया, दो चार्ज बॉल को क्या किया उन्होंने, अब उनको समझना